नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि पटना एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों की सजगता और तुरंत कार्रवाई से 185 यात्रियों से भरा स्पाइस जेट का विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित हो गई। भगवान भोलेनाथ का कृपा था कि उसमें से किसी भी इंसान के जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। अजय राव को नमस्कार। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये था कि देश भर में आगजनी और बवाल की घटनाएं कुछ कम हुई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि चैनलों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे आगजनी आज भी हो रही हो। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रेलवे ने अपने बहुत सारे ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए प्लेटफार्मों पर इंतजार कर रहे हैं। बहुतों के पास अब पैसा नहीं है कि वो खाना खाएं या अगले की यात्रा का गंतव्य पर जाने का प्रयास करें। मैं हाथ जोड़ करके तमाम उन दानवीरों से प्रार्थना करता हूं जो कोरोना काल में एक मास्क 100 फोटो छपवाते थे। उन लोगों से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने अपने नजदीकी स्टेशनों पर जाइए और अपने अपने संसाधनों से उन फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करें जो यात्री आप लोगों के भड़काने से ही स्टेशन पर फंसे हुए हैं। क्योंकि जो नौजवान दिग्भ्रमित युवा सड़क पर उतर करके कोहराम मचा रहा है, रेल फूंक रहा है, रेल लाइन उखाड़ रहा है। एक वीडियो आज मैंने देखा कि एक सुनसान रेलवे लाइन है, मतलब वो बिल्कुल वीरान में है। 10-15 लड़के उसका फिश प्लेट उखाड़ रहे थे। ये कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं, ये तो आतंकी कार्रवाई है। जिस तरह से आतंकवादी इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि रेलवे लाइन उखाड़ देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं ताकि रेल दुर्घटना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मरे और हमारा माइलेज हो। वो जो लड़के फिश प्लेट उखाड़ रहे थे वो मिलिट्री में भर्ती के लायक हैं कहीं से भी? भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि अब वो लोग मिलिट्री में फार्म नहीं भर पाएंगे, भर्ती की तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आज तीनों सेनाओं के संयुक्त पत्रकार वार्ता में सेना के टॉप कमांडरों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस बवाल में जो लोगों का नाम आया है या जिन लोगों की तस्वीर भी किसी न किसी चैनल और सोशल मीडिया पर आ गया है, उन लोगों के लिए फौज के दरवाजे बंद हो गए हैं। और मैं समझ रहा हूं कि भारत सरकार की और भी सारी एजेंसी इस बात का निर्णय तुरंत ले लेंगी कि भाई सिर्फ फौज के ही क्यों, हमारे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। मैंने कल अपने अनुरोध में कहा था कि अब समय ये आ गया है कि इस पर बड़ी सख्ती से, जिम्मेवारी से और गंभीरता से विचार किया जाए कि जो इस तरह के फसाद में भाग ले रहे हैं उन लोगों को सीधे गोली मारने का प्रोविजन अब आ जाना चाहिए। लेकिन जब तक गोली मारने की प्रोविजन नहीं आ जाता तब तक कम से कम ये कदम बहुत स्वागत योग्य है कि जो लोग दंगा फसाद में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा बंद हो जाए। और मैं तो ये मांग करूंगा कि उनके लिए निजी प्रतिष्ठानों में भी दरवाजे बंद हो जाए, क्योंकि हुदंगियों, आतंकियों, गुंडोइयों और देशद्रोहियों का तो कहीं कोई स्कोप, स्थान और प्रवेश नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के कुकृत्य इन लोगों ने किया है उन लोगों को तो दुनिया में भी रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा है कि मिलिट्री की वायुवीर, अग्निवीर और जलवीर जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में रेलवे का क्या दोष? मतलब रेल विभाग, रेल मंत्रालय, रेल डिब्बा, रेलवे लाइन और रेल यात्री ने कहां अनुशंसा किया था कि अग्निपथ योजना की तरफ से अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी? फिर आपने पूरे देश भर में रेलगाड़ी को क्यों फूका? ये प्रश्न तो बनता है।
भाई आप वायुसेना स्टेशन पर जाकर के प्रदर्शन करते, आग लगाते, मिलिट्री कैंप पर जाकर के आग लगाते, उनको जाकर के क्षति पहुंचाते, एयर हेडक्वार्टर है, वायुसेना हेडक्वार्टर, वहां जाते तो समझ में आती, प्रधानमंत्री के कार्यालय जाते, रक्षा मंत्री के कार्यालय दफ्तर आवास पर जाते तो समझ में आता कि आप यहां से आपका नीति निर्धारण हुआ है और यहां से आपके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर कोई आपको लगता है तो रेल यात्रियों ने कौन सा अधिकार का हनन कर दिया, रेल यात्रियों ने आपका कौन सा नुकसान कर दिया, रेलवे विभाग ने कौन सा अग्निवीर योजना में सुझाव दिया था, वो तो बेचारे आपके सेवा में लगे हुए हैं और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। रेल यात्रा करने वाले यात्री जो अलग अलग स्टेशनों पर फंसे हुए हैं और कईयों के पास पैसा नहीं है कि वो भोजन कर सके, कईयों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक जा सके। कई लोगों की बड़ा दुखद दुर्दांत समाचार सुनने को मिला। एक बोला मेरे पिताजी की बड़ी इमरजेंसी तबीयत खराब है और मैं गांव पैसा लेने के लिए आया था, दिल्ली में वो भर्ती हैं और मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। फोन पर पता चल रहा है कि अगर तुरंत जल्दी पैसा पहुंचाया नहीं गया तो शायद पिताजी मर सकते हैं। अब बताइए कि जिस पुत्र का पिता उसके ना पहुंचने की वजह से मर जाएगा, वो जीवन भर इस आतंकी आतताइयों और हुड़दंगियों का साथ देगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर जरूर विचार होना चाहिए। कृष्ण मोहन पांडे जी को प्रणाम। मित्रों, एक बात और मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब जबकि ये बात स्पष्ट हो गया है कि ये जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती होगी, अब इसी मेथड से भर्ती होगी और आगे कुछ नहीं होगा। रेल में आग लगाना गलत है, लेकिन रोका तो रेल ही जाता है। क्यों रोका जाता है रेल? रेल सबसे आसान चीज है, रेलवे मंत्रालय ने किया था। ये गलत परंपरा है अमित ना, इसकी भर्त्सना करना चाहिए और इसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए। भाई आपको जिनसे शिकायत है उसे जाइए। मैं आपका कोई गलती किया हो तो आप मेरे बनारस वाले को जाकर मारिएगा। जो दोषी है उसको सजा दीजिए ना, जो दोषी नहीं उसको क्यों? इस विषय पर हर आदमी को विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कृषि बिल आते हैं और हम सड़क बंद कर देते हैं। भाई सड़क पर यात्रा करने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा तो तलवार बम विस्फोट करके पुलिस आपका रास्ता खाली करा देगी, या हो सकता है आप स्वतः रास्ता खाली कर दें। क्योंकि हमने बड़े ऐसे नेताओं को देखा है जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, एकदम लंबी लंबी फेंक रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने जाने के बाद सबसे पहले उनका शास्त्रांग दंडवत करके चरण वंदन करते हैं, बोले जी मेरे बड़े भाग्य हो, भाग्य जो आपके दर्शन हो गए, और वहां जाके चिकनी चिकनी बात करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है समाज में रहने के नाते। खैर, मुद्दा आज ये नहीं था। मुद्दा ये था कि दो तीन चीजें आज एकदम स्पष्ट हो गई। कुछ लोगों का मांग था कि भाई हमने सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, अब सिर्फ परिणाम आना बाकी रह गया, तो तुम मेरा क्या होगा? आज सेना के टॉप कमांडरों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सेना भर्ती में लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हेल्थ इश्यूज, फिजिकल स्टेमिना आपकी कितना है, फिजिकल फिटनेस आपकी कितना है। कोरोना ने आपको कितना नुकसान किया, आपके शरीर को क्या क्षति बोली गार्ड में, उनको पता नहीं था। इसलिए उस हेल्थ का कोई मतलब नहीं है जो 2 साल पहले प्रमाणित किया गया। रिटन स्टेटमेंट आप पास किए थे तो अगर आप वाकई एलिजिबल होंगे तो इस बार भी पास कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको पहले आता था कि 2 और 2 4 होता है तो अब की बार आप 3 कैसे लिख सकते हैं? इसका मानी कोरोना आपका दिमाग को प्रभावित कर दिया है, तो फिर वैसे भी अपन फिट है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो की गई तीनों सेना के कमांडरों द्वारा कि अब इस विषय पर कोई विचार नहीं होगा और अब सिर्फ ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही भर्ती होगी। मतलब अब ये बड़ा स्पष्ट हो गया है, इसी के तहत भर्ती होगा, इसमें कोई रोल बैक लेने का कोई मतलब नहीं है। एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण आज स्पष्ट हुआ कि अग्निपथ अग्निवीर योजना जो है वो आज का योजना नहीं है। इसकी सबसे पहला अनुशंसा 1989 में की गई थी, जिस वक्त नरेंद्र मोदी राजनीति में थे लेकिन शासकीय राजनीति में नहीं थे। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री तो 2002 में बने। नरेंद्र मोदी 1989 में किस पोजीशन को होंगे मैं एक्यूरेट नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़ी छोटे और साधारण कार्यकर्ता रहे होंगे, जैसा कि उनके कहने से पता चल रहा है। हालांकि उनकी सारी बातें कहने का मैं सत्य मान लूं ये मैं एंडोर्स नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं थे, शासकीय काम में नहीं थे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, क्योंकि 2002 में वो मुख्यमंत्री बने हैं और बात 1989 की है। तो ये अग्निवीर की परिकल्पना सबसे पहले 89 में हुई थी।
उसके बाद जो कारगिल युद्ध हुआ, उस कारगिल के बाद जो कारगिल कमेटी बनाई गई थी इस सेना के संयुक्त कमेटी के द्वारा, जिसमें तीनों सेना के कमांडर और विशेषज्ञ थे। इसके बाद जब आदरणीय सीडीएस रावत साहब जब चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ बनाए गए, तो उन्होंने जो पहला अनुशंसा किया था वो ये कहा था कि फौज में जवान खून की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आयु दुरूह परिस्थितियों में और विहंगम परिस्थितियों में अक्षम हो जाती है। कारगिल में जो कैजुअलिटी हुई उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी पाकिस्तान के गोली से नहीं हुई या आतंकियों की गोली से नहीं हुई, स्वास्थ्य कारणों से कई लोग शहीद हुए हैं। उसमें से मैं एक अपना उदाहरण दे रहा हूं। मेरे एक मामा जी थे, मेरे ख्याल से 42-45 वर्ष की उम्र रही होगी। वो नागालैंड गए ड्यूटी पर ट्रांसफर करा के। नागालैंड का पानी सूट नहीं किया, उनका तबीयत खराब होने लगा, बेस अस्पताल में आए, इलाज कराए, लेकिन बीमारी ऐसा जगह कि मौत को ही गले लगाना पड़ा, स्वस्थ होकर के नहीं आए। जो लोगों ने कहा कि जिस इलाके में थे उस इलाके का पानी बड़ा खराब था, शूट नहीं किया इनको। मतलब अगर जवान होते, उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर ज्यादा मजबूत होती तो वो उसको सर्वाइव कर सकते थे। तो फौज का एक मांग था कि हमको फ्रंट फुट पर जो फ्रंट लाइन है उस पर जवान लोगों की, यंग लोगों की, चार्मिंग लोगों की आवश्यकता है, और वो उसी की भरपाई करने के लिए बात कही गई है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई आखिर मैं सिर्फ 4 साल के लिए फौज में क्यों आऊंगा? सेना ने आज इस विषय को भी बड़ा स्पष्ट कर दिया। आप अपने आप को सेना में भर्ती होने की बात ही क्यों करेंगे? मैं अपने पिछले वाले कार्य संबोधन में भी कहा था। आप मानिए कि 4 साल के लिए आपको सेना की ट्रेनिंग दी जा रही है देश का बेस्ट नागरिक बनने के लिए। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप स्नातक में, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हैं। पढ़ने के लिए आपके पास एक सम्मानजनक रकम है 11-12 लाख रुपए का। उस 11 लाख रुपए से आप देश विदेश में महंगी से महंगी विद्यालय में अपना दाखिला करा सकते हैं और पढ़ लिख करके एक बढ़िया नागरिक बन सकते हैं। अगर आप सक्षम आदमी हैं तो आप IAS IPS बन सकते हैं, वापस मिलिट्री में इसी में ब्रिगेडियर जनरल तक बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो एक मिलिट्री की ट्रेनिंग की छूट ही है। मतलब आप ये क्यों नहीं समझते कि 11वीं 12वीं के बाद जब असली में पैसे की जरूरत पड़ती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दूर एडमिशन कराने के लिए सक्षम ही नहीं हो पाते हैं, और वो जानबूझ करके मजबूरी में बच्चों को कहते हैं कि बेटा अब आगे मैं नहीं पढ़ा सकता, जा करके दिल्ली में चौकीदारी करो या किसी मुनीब के यहाँ जा करके मुनीबी करो, और मैं सक्षम नहीं। एक आध लड़के कोई ट्यूशन पढ़ा करके, कोई पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत सम्मान नहीं होती। वायुवीर योजना के अंतर्गत कम से कम आपके पास एक सम्मानजनक निधि है, जिस निधि से आप 2-4-5 साल तक पढ़ सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं रोजगार नहीं मिला, मान लिया कि जितने लोग बोल रहे हैं वो सारे के सारे झूठे लोग हैं और इनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ, तब भी 11-12 लाख रुपए का आप कोई छोटा मोटा रोजगार खोल सकते हैं। आज स्टार्टअप के तहत लोन मिल रही है, लोन से लोग नौकरी करके नौकरी देने वाले बने। आपके पास तो पहले से स्टार्टअप से ज्यादा धन है, 1 नंबर में इंटरेस्ट फ्री, और एक सम्मानजनक नागरिक आप वही डिसिप्लिन नागरिक 4 साल में बनकर के निकलेंगे, वो एक प्लस पॉइंट है। खैर, अब जो खतरे वाली बात आज के तीनों सेना के टॉप कमांडरों के प्रेस वार्ता से जो मुझे समझ में आई, मैं वो आपको आगाह कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि सेना के कमांडरों ने कहा कि जिन जिन लोगों की चेहरा किसी भी सोशल मीडिया पर आ गई है, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है फेस रीडिंग का, वो हम उनका चेहरा को चिन्हित कर लेंगे। उन्होंने एक और बात बोला है, वो जो लोग गमछी से मुंह बांध के आ रहे हैं वो गलत फहमी में है कि वो गमछी से मुंह बांध लेंगे तो बच जाएंगे। नहीं, आई स्कैनर भी है भारतीय जांच एजेंसियों के पास। भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय जांच एजेंसी छोड़िए, रेलवे में एंट्री करते वक्त, मेट्रो में एंट्री करते वक्त अगर आपके आंख की पुतली का भी फोटो कैमरे में आ गया तो आप पूरा चेहरा बोरी से ढक लीजिए, ये तो गमछी से ढके, फिर भी आप पकड़े जाएंगे कि आप राकेश परमार है जो चेहरा गमछी से ढके थे। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि आपका चेहरा ढका हुआ तो आप पहचान नहीं थे। मीना व्यास पटेल को पढ़ा, चेहरा ढकने से मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां आपको पहचान रही है, क्योंकि आपके शरीर का कोई भी अंग अगर बाहर है तो वो फेस रीडिंग, आई स्कैनिंग
स्क्रीन स्कैनिंग जैसे माध्यमों से आपको पढ़ा जा सकता है। जी मेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थिति में आप बचेंगे नहीं, और अगर आपका चेहरा आ गया है और आप एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं तो फिर आप अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि सेना ने कहा है कि हुड़दंगियों के लिए वैसे भी सेना में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन और डिवोशन ही एकमात्र कार्य है, और ये जो सड़कों पर उत्पात हो रहा है उसमें अनुशासन डिवोशन की कहीं कोई दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। मतलब आपका भविष्य खराब हो गया, या आप कहीं सरकारी सेवा में जाने के योग्य नहीं रहे। आप जो इस उम्मीद में थे कि मैं उत्पात मचा करके कुछ कर लूंगा, अगला स्टेप बताता हूं। जिन नेताओं के 500-500 रुपया ले करके आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अब उनको 50-50 रुपये लेकर के चिरौरी करेंगे कि भाई साहब जरा मेरा नाम पुलिस से कटवा दीजिए, मेरा भी चेहरा आ गया होगा। और वो नेताजी 50,000 रुपये लेके कहेंगे कि यार एसपी बड़ा बदमाश है, सुन नहीं रहा है। आईओ तो बिल्कुल दर कमीना है, बहुत मैंने लाख रुपये तक की अपने तरफ से कह दिया, मान ही नहीं करना यार, नौकरी खत्म हो जाएगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो करोड़ 2 करोड़ भी देंगे तो आपका कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कानून तोड़ने वालों का सजा है। आपको पता है, वो तो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। बुलडोजर कईयों के घर का एड्रेस ढूंढ रहा होगा और 2-4 दिन में पहुंचेगा। तो आपने देखा होगा, बाबा बुलडोजर के नजर में जो आया हो गया। तो वहां तो रुपया लेकर के भी नाम काटने का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी नाम नहीं काटते, सीधा काट ही देते हैं। और जगहों पर नेताओं की दलाली बढ़ जाएगी। जिन नेताओं से 500 रुपये लेकर के आप भीड़ में गए हैं, या जिनके बहकावे उकसावे में आप भीड़ के रूप में जाकर के सड़कों पर उत्पात मचाए हैं, अब उन्हीं का चिरौरी करेंगे और रुपया जेब में लेकर के नाम कटवाने के लिए पुलिस से अप्रोच ढूंढते रहेंगे। और जैसे लोगों से कहेंगे कि भाई एसपी साहब से कोई परिचय है, थानेदार साहब से कोई परिचय है, और ये पुलिस वाले जिनको आपने पीटा है, जिनके ऊपर आपने पथराव किया है, इन्हीं की चरण वंदना करनी पड़ेगी, चरण पादुका चाटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा नाम काट दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। यूं भी उन पुलिस वालों के बस में अगर होगी तो होगी, क्योंकि आई स्कैनिंग तो रिकॉर्ड में है। अगर पुलिस वाला आपका नाम कुछ पैसा लेकर के काट भी दिया, जिसका मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, रत्ती भर भी मैं भरोसा नहीं कर रहा कि वाकई पुलिस वाला आपका नाम हटा देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपना भविष्य की कल्पना कर लीजिए कि आप कहाँ करेंगे, कहाँ पाएंगे। अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि जी भाई राजनीतिक मजबूरी में, भारत में राजनीतिक वोट बैंक के लालची लोग हैं और वोट बैंक की वजह से हमको टॉलरेट कर देंगे, तो ये जांच एजेंसियां है, अभी नहीं तो बाद में सही, केस तो कभी भी खुल जाता है। और जब जब आपका कहीं कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए आएगा तो वेरिफिकेशन तो थाने में आएगी, और थाने में तो आपका रिकॉर्ड पड़ेगी। और अब थाने में मैनुअल नहीं देखा जा रहा है, कंप्यूटराइज देखा जा रहा है, और कंप्यूटराइज अपराध में अगर आप पाए गए हैं तो आपका नौकरी हाथ से गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरह का उत्पात मचाने पर इस पहलू पर भी एक बार जरा अपना ध्यान आकर्षित करिएगा। बाकी आप जिसके बहकावे में आ रहे हैं उन लोगों की पात्रता नहीं है कि वो अग्निवीर जैसे बहादुर काम में जा सके, क्योंकि लालू प्रसाद का बेटा तेज प्रताप यादव ने विधानसभा से राज्यपाल के आवास तक पैदल मार्च का प्लान बनाया हुआ है। उसका दर्द ये है कि वो पढ़ा ही नहीं है उतना जितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन वायुवीर के लिए होनी चाहिए, और गांजा पीने दारू पीने वालों को तो वैसे भी एंट्री नहीं है। दिन भर पान खा के पुछ पुछ थूकने वाला तो मिलिट्री की डिसिप्लिन वैसे भी फिट नहीं बैठता। राहुल गांधी की डिग्री, अब राहुल गांधी को पता होगा क्योंकि उनके माता जी का तो क्लर्कल मिस्टेक का एफिडेविट आ चुका सुब्रमण्य स्वामी के ऑब्जेक्शन पर। राहुल गांधी ने क्या कहना है वो बताएंगे, वो भी पात्र नहीं। अखिलेश यादव फिजिकली पात्र नहीं है। मतलब जो लोग आपको बहका रहे हैं उनकी स्वयं की पात्रता नहीं है कि वो अग्निवीर वायुवीर जैसा महानतम सर्विस को ज्वाइन कर सके, इतना एलिजिबल नहीं है। आप एलिजिबल है तो आपके हाथ से दंगा करवा करके अपना चमचागिरी करने के लिए भविष्य सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि एक बार तस्वीर कैमरा पे आ जाने के बाद सरकारी नौकरी और मिलिट्री की तो खाप छोड़ दीजिए, तो आप खाली आवारा घूमेंगे तो क्या करेंगे, नेताओं के भीड़ को बढ़ाने के लिए भीड़ के रूप में एकत्रित होंगे और 500 रुपये और बिरयानी का पैकेट लेकर के दिन भर चाटुकारिता करते रहेंगे। आपका भविष्य यही है।
तो ये सोच लीजिए कि आपका जिन नेताओं के बहकाव में आ रहे हैं वो आपके लिए उचित रास्ता दिखा रहे हैं, या वर्तमान सरकार जिन्होंने कहा है कि भाई आइए हम आपको 4 साल तक के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग और एक सम्मानजनक निधि के साथ पूरा तनख्वाह देंगे और बाद में आप अपने हिसाब से पढ़ लिख करके अपना रोजी रोजगार कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप परेशान काहे हैं? आपको घर से उठा करके तो कोई लाएगा नहीं अग्निवीर बनने के लिए। आप मत जाइए कहीं कि मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, कहाँ रोका जा रहा है आपको? मैं आईपीएस बनूंगा, कहाँ रोका जा रहा है आपको? आप एनडीएस बन करके सीधे कर्नल, कलेक्टर और एसपी बनिए, कहाँ रोका जा रहा है आपको? ये तो रोका ही नहीं जा रहा। ये तो उन बच्चों के लिए है जो इस स्थिति में है कि शायद पढ़ाई का इंतजाम ना कर सके लेकिन शारीरिक रूप से फिट और परीक्षा पास करने की दक्षता रहते हैं, तो भाई आइए मिलिट्री में और 4 साल मिलिट्री का सेवा करिए, सम्मान इंटर का सर्टिफिकेट लीजिए, 4 साल तक मेडिकल बेनिफिट, तनख्वाह वगैरह सारा कुछ लेने के बाद रिटायरमेंट 4 साल पर सम्मान आपको एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिससे दुनिया के किसी भी नामजद विश्वविद्यालय में आप पढ़ सकते हैं और पूरा खर्चा उठा सकते हैं। पढ़िए ना भाई, कहाँ रोका गया है? इतनी डीप किसी ने आपको बताया नहीं, क्योंकि आपने ऐसे जानने वालों से पूछा ही नहीं। खैर, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने अपना फोटो खिंचवा लिया है तो अब आगे की नौकरी भूल जाइए, और आगे जो लोगों का तस्वीर नहीं आई है वो कृपया करके प्लेटफॉर्म पर ना जाएं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, मोबाइल में भी सीसीटीवी लगा हुआ है और तमाम समाचार चैनलों पर भी कैमरा लगा हुआ है। मतलब आप अगर घर से निकले हैं तो प्लेटफॉर्म तक 20 जगह आपका फोटो आया हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े दक्ष और सक्षम लोग हैं, हर सॉफ्टवेयर के तहत से आपको ढूंढ निकालेंगे, आप छूट नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मिलिट्री के वर्दी का सम्मान रखिए और मिलिट्री का सम्मान रखिए। आज मैं इस कपड़े में इसीलिए आया कि बेशक मैं मिलिट्री में जाने का पात्रता नहीं रखता, मिलिट्री का वर्दी पहन कर उनका सम्मान के लिए अपना सम्मान तो व्यक्त करूं। तो जय हिंद, जय जवान, मेरा भारत सबसे महान, चाहे यहाँ रहे कितना हो।